हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने पढ़ा था व्यक्तित्व का अर्थ। हम कल तक की जो स्लाइड है उसको चला देते हैं। व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व की प्रकृति को हमने डिस्कस किया, और प्रकृति के साथ साथ हमने व्यक्तित्व से रिलेटेड उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट तथा उसके लिए पुराने कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अब हम कुछ परिभाषाओं और कुछ व्यक्तित्व से संबंधित जो विशेषज्ञ रहे हैं उन्होंने अपनी परिभाषाओं के अंतर्गत व्यक्तित्व को किस प्रकार से डिफाइन किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑलपोर्ट। तो ऑलपोर्ट की जो परिभाषा है, परिभाषा इस प्रकार से है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोभौतिक पद्धतियों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। इस परिभाषा को हमने स्टार्ट के अंतर्गत पढ़ा था कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व उन मनोभौतिक का अर्थ हो गया कि जो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मन और जैसे कि मानसिक और उसकी जो शारीरिक पद्धतियां हैं, जैसे कि हमने कहा कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है या कि उसके विचार किस प्रकार के हैं, ये उसकी मनो या मानसिक पद्धतियों के अंतर्गत आएगी। और अगर उसका जो शारीरिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का है वह उसका भौतिक स्ट्रक्चर या भौतिक पद्धतियों के अंतर्गत आएगा। तो यह एक प्रकार का गतिशील यानी एक डायनामिक कंपोजिशन है जो क्या करता है कि पर्यावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन, यानी जैसा जो कनेक्शन है या फिर उसका जो एडजस्टमेंट है पहले कभी नहीं हुआ वैसा एडजस्टमेंट ये डिसाइड करता है। तो पर्सनैलिटी इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन individual of those psychological system and determine his unique adjustment to his environment। तो इन्होंने अपने व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण और व्यक्तित्व की अपनी परिभाषा का मध्यवर्ती चरों को आविष्कार मानकर उन्होंने किए। तो इस प्रकार की परिभाषा ने क्या कहा, यह व्यक्तित्व को गतिशील संगठन मानता है। यहाँ पर हम परिभाषा के अंतर्गत देखिएगा, इसने कहा कि व्यक्तित्व जो है वह गतिशील संगठन है। गतिशील संगठन का अर्थ होता है कि ये जो कंपोजिशन है ये चेंज होता रहता है, जैसे जैसे समय आता है उसके अंतर्गत मॉडिफिकेशन और इन्हेंसमेंट जो है वो चलता रहता है। तो यह एक गतिशील संगठन है और इसका अर्थ ये है कि व्यक्तित्व का स्वरूप परिवर्तनशील होता है, ये जो रहता है चेंजेबल रहता है। या डे टू डे इसके अंतर्गत चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशंस आते हैं, कुछ इनरिचमेंट्स जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष स्पष्ट होता है, बाह्य नहीं। आंतरिक पक्ष स्पष्ट होने का अर्थ होता है कि उसकी जो आदतें हैं, अभिवृत्तियां हैं, ये लक्षण हैं, ये जो कह सकते हैं कि ये स्पष्ट रूप से नज़र आ जाता है, लेकिन बाह्य जो तत्व है वो कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ऑलपोर्ट की जो परिभाषा है वह व्यक्तित्व को डिफाइन करती है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वह स्टैंगर और कार्वोस्की की है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कार्वोस्की एंड स्टैंगर क्या है, तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो कार्वोस्की एंड स्टैंगर है वो मानते हैं कि व्यक्तित्व को उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच मध्यवर्ती अवस्था माना गया है। यानी जो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है, यानी आप किस प्रकार का आपको उद्दीपक यानी आपका कह सकते हैं कि जो टारगेट है उस टारगेट और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप किस प्रकार का रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बीच की जो स्टेज है वह आपका पर्सनैलिटी कहलाता है। अब परिभाषा किस प्रकार से दी है कि व्यक्तित्व अभिप्रेरणाओं तथा प्रत्यक्षों का ऐसा विलक्षण प्रतिरूप है जिससे एक विशिष्ट व्यक्ति का पता चलता है। यानी व्यक्तित्व क्या है, तो आपके कुछ मोटिव्स या आपके प्रत्यक्ष यानी आप जैसे दिखते हैं उसका एक मॉडल है जो एक विशिष्ट व्यक्ति का पता चलता है। यानी जो पर्सन है उसके अंतर्गत जो है वह स्पेशलाइजेशन जो है ये नज़र आता है। अब ये क्या कहता है कि व्यक्ति की इच्छाएं क्या है, यानी व्यक्ति क्या चाहता है और इन इच्छाओं को पूरा करने वाले साधनों की ओर वह किस प्रकार से देखता है, यानी उसका सोचने का जो तरीका क्या है। पहले तो वह किस थिंकिंग को रखता है और उस थिंकिंग से जुड़े हुए
कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए वह किस प्रकार से उन साधनों को वह किस एस्पेक्ट्स में देखता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति सम्मान रूपी व्यक्तित्व से अभिप्रेरित रहता है, यानी जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है वह हमेशा चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले, और जो क्रूर व्यक्ति होता है वह व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए केवल साधन मात्र मानता है, यानी जो साधन है उस साधन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो क्रूर व्यक्ति है, या फिर कह सकते हैं कि वह वस्तु के पीछे ज़्यादा भागता है, यानी वो चाहता है कि वस्तु मेरी हो जाए। लेकिन जो अच्छे व्यक्तित्व वाला या महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होता है वह सम्मान चाहता है कि किसी भी प्रकार से जो है लोगों के बीच जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले। तो इनकी जो परिभाषा है इस प्रकार से दी गई है कि वास्तविक व्यक्तित्व विशेष व्यक्ति की बाह्य अनुक्रिया, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वह दूसरों के साथ किस प्रकार की अनुक्रिया का या प्रतिरूप मात्र नहीं होता है कि वह बाह्य रूप से दूसरों के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है या अनुक्रिया करता है। न एक व्यक्ति के सामाजिक प्रभाव होते हैं, वस्तुत्व व्यक्तित्व प्रेरकों, संवेगों यानी इमोशंस, प्रत्यक्षों और स्मृतियों का एक ऐसा आंतरिक संगठन है जो उसके व्यवहार को डिसाइड करता है। यानी कोई व्यक्ति जो है किस प्रकार से किसी दूसरे के साथ व्यवहार करता है या किसी प्रकार की अनुक्रिया करता है, ये उसके व्यक्तित्व का निर्धारण न करके उसके अंतर्गत जो पाए जाने वाले विभिन्न उसके मोटिव्स है, उसके इमोशंस है, उसके प्रत्यक्ष है, उसका नॉलेज है, उन सभी का जो है वह कंपोजिशन जो है वह इसके अंतर्गत गिना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम इन सभी परिभाषाओं के चारों, यानी अभी जो परिभाषाएं हमने देखी है उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का जो स्वरूप है वह गत्यात्मक यानी एक डायनामिक मॉडल के रूप में देखने को मिलता है, यानी उसके अंतर्गत जो है चेंजेस आते रहते हैं। प्रत्यक्ष अवयव, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति विशेष आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। व्यक्ति विशेष का आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। वह प्रेरणा तथा आवश्यकता में विभेद स्थापित करके, यानी उसे मोटिवेट किया गया है या उसके जो नीड है उन दोनों में वह कंपैरिजन करके सुखानु अनुभूति की ओर अग्रसर होता है। यानी वह देखता है, वह कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद वह आगे बढ़ता है। जैसे कि बच्चा अपने शैशव काल में यानी इन्फेंटी एज में अपरिचित व्यक्तियों और माता पिता के अंतर्गत भेद स्थापित कर सकता है, और यह भेद उसकी प्रत्यक्ष आवश्यकता सुख से प्रभावित रहता है। इसलिए वो चाहता है कि माता पिता उसके पास रहे, क्योंकि उसको पता है कि उसकी जो नीड्स है वह ये दो लोग जो माता पिता के रूप में हैं वही पूरा करते हैं, इसलिए वो चाहता है कि वह उसके पास रहे। फिर है सीखना, यानी सीखना जो व्यक्ति की जन्मजात प्रक्रिया है। हम प्रत्यक्ष या भूल द्वारा सीखते रहते हैं, सुख भी प्राप्त करते हैं और संतोष भी इसके द्वारा प्राप्त करते हैं, और जिन क्रियाओं के द्वारा हमें सुख और संतोष मिलता है उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, और जिससे हमें दुख प्राप्त होता है उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा कि हम फूल तोड़ रहे हैं और अगर हमें कांटे चुभ जाते हैं तो हम फूल तोड़ने की तरफ आगे और बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। तो अतः ज्ञान के भंडार में वृद्धि उसकी सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। फोर्थ नंबर जो है अवयव जो है वह है कि बुद्धि मानसिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्तित्व निर्माण में, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा होगा वह प्रभावशाली कार्य करती है, यानी बुद्धि के या व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज़्यादा रोल रहता है बुद्धि का रहता है। एक व्यक्ति जीवन में यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि वह अनुभवों के संदर्भ में विचार करने के लिए किस प्रकार की योग्यता रखता है और वह उसका जनरलाइजेशन जो है किस प्रकार से करता है। तो ये चार परिभाषाएं, और इन चार परिभाषाओं के बाद हम वापस पुनः व्यक्तित्व का एक साधारण सा अर्थ देखेंगे कि व्यक्तित्व का अर्थ जो है वह सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि दार्शनिक दृष्टिकोण से, यानी एज ए फिलोसॉफिकल व्यू के आधार पर क्या है व्यक्तित्व। तो पर्सनैलिटी इज ए आइडल ऑफ परसेप्शन ऑफ इट ऑल रियलाइजेशन, यानी जो
वह देखता है, वह जैसा महसूस करता है, वही उसका व्यक्तित्व है। आत्मज्ञान यानी सेल्फ रियलाइजेशन जो है, उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। यह पूर्णता का प्रतीक है और पूर्णता का आदर्श ही व्यक्तित्व को प्रभावित या व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, ऐसा दार्शनिक व्यू के अंतर्गत देखा जाता है। फिर है समाजशास्त्रीय व्यू। अब समाजशास्त्रीय व्यू जो है व्यक्तित्व के रूप में क्या कहता है कि पर्सनैलिटी इज द सब्जेक्टिव साइड ऑफ कल्चर, यानी व्यक्तित्व जो है संस्कृति का व्यक्तिक पक्ष है, यानी संस्कृति के अंदर ही हम व्यक्तित्व को शामिल करते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइकोलॉजिकल व्यू के आधार पर देखें तो मार्टिन के अनुसार जो परिभाषा दी गई है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात, यानी व्यक्तित्व जन्मजात भी हो सकता है, अर्जित भी हो सकता है। जन्मजात और अर्जित स्वभाव यानी आपकी आदतें, आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स यानी मूल प्रवृत्तियाँ, आपकी इमोशंस, आपकी इच्छाएं, इन सभी का समुदाय है। यानी एक व्यक्तित्व के अंतर्गत जो है व्यक्तित्व जन्मजात भी हो सकता है और व्यक्तित्व जो है वह अर्जित भी किया जा सकता है। यानी एक अच्छा व्यक्तित्व हो या चाहे बुरा व्यक्तित्व हो, या चाहे दार्शनिक व्यक्तित्व हो, चाहे वह सामाजिक या राजनीतिक व्यक्तित्व हो, वह अर्जित भी हो सकता है और किसी किसी के अंतर्गत ये जन्मजात भी देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ की। पर्सनैलिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी पर्सनैलिटी क्या है तो व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार, यानी व्यक्ति जो है जिस भी प्रकार का व्यवहार दूसरों के सामने करता है, उस सब का जो सार है वह व्यक्तित्व के रूप में देखा जा सकता है, ऐसा साइकोलॉजिकल व्यू कहता है। फिर है मनोविश्लेषणात्मक व्यू। साइको एनालिसिस व्यू जो है वो कहता है, इस व्यूज़ के जो निर्माता हैं वह जन्मदाता फ्रॉइड के हैं। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों के अंतर्गत डिवाइड किया है। एक है इड, एक ईगो और एक है सुपर ईगो। इडम या इद का अर्थ होता है कि चेतन मन में यानी कॉन्शियस माइंड में प्राकृत शक्तियाँ यानी नेचुरल पावर होता है, जो अबोध अज्ञान की अवस्था में मृद है और इसे शीघ्र संतुष्टि मिलनी चाहिए। यानी ये कहता है कि इदम कहता है कि जो भी कार्य उसके सामने है, बिना किसी परिणाम की परवाह किए हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी यह पशुवत श्रेणी के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का सोच विचार नहीं करता है। जैसे कि जो छोटे बालक होते हैं हर चीज़ को पाने के लिए अपनी इच्छा और इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वैसे ही जिसके अंदर भी ईड भाव होता है वह इस प्रकार की इच्छाओं की तुरंत तुष्टि के रूप में कार्य रहता है, यानी जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने का लिए विचार करता है। फिर है अहम। अहम यानी ईगो। ईगो का अर्थ होता है कि ये चेतन शक्ति के रूप में तर्क और बुद्धि का समावेश होता है। अब इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं कि किसी कार्य को करने से पहले हम उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में अगर विचार करें तो वह हमारे अहम या ईगो के अंतर्गत आएगा। और फिर है सुपर ईगो या परम अहम। परम अहम का अर्थ होता है आदर्शवाद का व्यक्तित्व। जो व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले या इस प्रकार का जो व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है वह न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाले समय में भी किसी कार्य को करने के बाद उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में वो विचार करता है। ये नैतिकता का उच्च आदर्श होता है। बड़े बड़े जो दार्शनिक या आदर्शवादी जो व्यक्ति हैं उसके अंतर्गत परम अहम या सुपर ईगो जो है पाया जाता है। तो हमने इसको 3 प्रकार से समझा है। इद यानी मुझे डर नहीं, मेरी हर इच्छा पूर्ण हो चाहे कुछ भी हो। अहम यानी ईगो के अंतर्गत हम विचार करते हैं कि कोई मुझे देख रहा है, ऐसा मैं करूं तो मुझे कोई डांटेगा, मुझे किसी न किसी का डर है। इदम में किसी प्रकार का डर नहीं है। अहम को हम डर के अंतर्गत उस कार्य को सोच विचार के साथ करते हैं और परम अहम के अंतर्गत सुपर ईगो के अंतर्गत हम उसी कार्य को
काफ़ी बेहतर तरीके से न केवल वर्तमान बल्कि आने वाले में भी उसके क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करने या उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। टाइम हो गया नहीं हो?